कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का आमना सामना, लेकिन ये कोई मामूली मैच नहीं होगा। इंग्लैंड की नजर चैंपियंस ट्रॉफी पर है, उनको ये जीत चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचाएगी। अगर हारते हैं तो पत्ता कट सकता है चैंपियंस ट्रॉफी से। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाहर नहीं हुई है वर्ल्ड कप से। जी सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान ये मुकाबला अगर 287 रनों से जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच पर बात करने के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। वसीम भाई, 287 रन से जीतना है पाकिस्तान को। अगर आप जीत गए तो सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे, और इस बार इस वर्ल्ड कप में 2 बार इससे ज्यादा रनों से टीम जीती है मुकाबला, यानी सीधे हम बाहर कर नहीं सकते हैं। पर एक जो आंकड़ा है, अगर मान लीजिए टॉस हार गए और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने 150 भी बनाया तो आपको 2.3 ओवर में ही चेस करना होगा। इंग्लैंड ने 300 बना दिया तो 6 ओवर में चेस करना होगा। जी हाँ, एक ही चांस है, और मैं कहूँगा कि वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि टीमें 300 रन से मैच जीत चुकी है इस वर्ल्ड कप में। बट सेइंग दैट, इंग्लैंड थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट अब खेल रही है। लास्ट मैच में जिस तरह से वो जीती है, इवन दो वो नेदरलैंड के ही सामने था, तो इतना आसान तो होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। जहाँ पे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो आपने जैसे कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एंट्री है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है इस मैच में, तो वो उनके लिए भी एक तरह से प्राइड की तरह है। इवन दो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो जाते जाते जीत के जाना चाहेंगे वर्ल्ड कप से। टूर्नामेंट के फेवरेट्स थे, वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है कि आप बैटिंग करें, बैटिंग बहुत बढ़िया करें, 350 पौने 400 रन बनाने को देखें। हालांकि मुश्किल होगा इस कोलकाता पिच पे, और होप करें कि आपके बॉलर्स उनको आउट कर दें। बहुत स्लिम चांस है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर कोलकाता की पिच के तरफ हम नजर डालें वसीम भाई, तो स्कोरिंग पैटर्न जो यहाँ पर रहा है वो पहले खेलते हुए, यानी पहली पारी का औसत स्कोर ही 253 है, और औसत विनिंग स्कोर की अगर बात करें तो वो भी 278 है। यानी दोनों ही अगर आप जोड़ दें तो उसके बाद भी 287 नहीं पहुंच रहा है। ये थोड़ा सा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के सामने ऐसी कंडीशंस में। इस तरीके के समीकरण के बाद जब आप उतरते हैं खेलने के लिए तो जहन में क्या चलता रहता है? आई थिंक पहले तो आप कोशिश करते हो कि आप टॉस जीतो। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके तरह से जाए, जैसे वो जो कुदरत के निज़ाम की बात चलती है तो उसी तरह से चले कि भाई आप टॉस जीतो, अच्छी बैटिंग करो। तो पहले तो आप कोशिश करोगे कि पहले 8-10 ओवर आप अच्छे से खेलो, एक अच्छा बेस तैयार करें, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे आप पेडल डालो और फिर कोशिश करो कि 350 के आसपास पहुंचने की। इवन दो जैसे आपने बताया है कि हिस्ट्री बताती है कि यहाँ पे बहुत बड़े स्कोर तो नहीं हुए, बट आप कोशिश कर सकते हो। एंड देन होप कि भैया आपके बॉलर्स वो रन बनाने के बाद में कुछ ऐसा मैजिक कर जाए, तो होप करना होगा। आई मीन होप पे सारी कुछ डिपेंड करती हैं चीज़ें। बट अगर शायद पहले बल्लेबाजी कर ली अगर इंग्लैंड ने, तब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो जो आंकड़े उनको आते हैं वो तो फिर मतलब गेम बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। बस उनके पास एक ही चीज़ है, टॉस जीते हैं, 400 बनाए, 400 बनाते हैं, 113 112 पर ऑल आउट करते हैं, तो वो एक चांसेस है। लेकिन ये कहने में बड़ा आसान लगता है, एक बतौर खिलाड़ी खेलना और रन से जीतना मुश्किल होता है। आपने पाकिस्तान की बात की, बैटिंग की हम लोग बात करते हैं। फखर जमान ने पिछले मैच में बड़ी तगड़ी बल्लेबाजी की थी, 400 का पीछा करते हुए, वो DLS की वजह से ही सही, लेकिन उन्होंने एक स्टार्ट जरूर दे दिया था। तो फखर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, बाबर आजम हो गए, ये 3 खिलाड़ी पर सबकी निगाहें होंगी वसीम भाई। जी हाँ, आई मीन फ़खर ज़मान तो बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को 350 पौने 400 अगर बनाना है तो फ़खर ज़मान को बहुत कंसिडरेबल मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब्दुल्ला शफीक भी अगेन वो थोड़ा सा खेलते हैं उस लिहाज से, इवन दो वो थोड़े बहुत ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, बट थोड़ा एग्रेसिव मोड में खेलते हैं। बाबर आजम उस तरह से दिखाई नहीं दिए अब तक, ऑलमोस्ट हर इनिंग रन बॉल रही है या उससे नीचे रही है। तो मैं कहूँगा कि बाबर आजम से ज़्यादा थोड़ा सा रिजवान, थोड़ा सा इफ्तिखार, इनको इस्तेमाल करना होगा अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, और इनका चलना ज़रूरी है। तो ये 3-4 जो प्लेयर हैं, इनको थोड़ा सा पेडल पे पैर रखना होगा और कोशिश करनी होगी, कि एज इट इज़ आपके लिए और कुछ है नहीं। आपको कोशिश तो करनी होगी, और फिर जैसे होता है वो तो फिर एक्सेप्ट करना ही होगा, बट एटलीस्ट आपको वो ट्राई तो करनी होगी। और वसीम भाई, जैसा कहा जाता है कि भाई अगर आपने 400 बना दिया तो सामने वाले को जल्द से जल्द निपटाइए। पाकिस्तान की गेंदबाजी देखते हुए, खासतौर से इस वर्ल्ड कप में देखते हुए, यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है, संशय है। क्योंकि अगर आप देखें शाहीन आफरीदी को, वो एक अलग रहे, 8 मैच में 16 विकेट, उसके अलावा हारिस रऊफ हो गए, हसन अली हो गए, चाहे वसीम जूनियर हो गए या फिर उसामा मीर हो गए,
ये सारे लोग ने एक मैच में अच्छा किया है, दूसरे में नहीं किया है, कंसिस्टेंसी की कमी नजर आई है। तो ये आप इस बॉलिंग लाइनअप से क्या उम्मीद करें कि 110 120 पर आप ऑल आउट कर सकते हैं इंग्लैंड को? जी हाँ, बॉलिंग पाकिस्तान की जनरली एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगा है कि वो उनकी वीकनेस रही है। नसीम शाह को विदाउट अ डाउट मिस किया है उन्होंने, कि वो नए गेंदबाजी नए बॉल से जिस तरह से नसीम शाह डालते थे, और उसी वजह से शाहिन शाह अफरीदी को भी वो एक सपोर्ट मिलता था। प्लस हारिस रऊफ बिल्कुल ही ऑफ कलर रहे हैं, जिस इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब टूर्नामेंट उनका रहा है। स्पिनर्स ने वो इफ़ेक्ट नहीं डाला है, चाहे वो शादाब की बात करें, नवाज़ की बात करें, और लास्ट मैच में तो 4 सीमर लेके खेले थे वो, जो मैं बहुत सरप्राइजिंग था कि उसामा मीर, मुझे लगा कि वो साउथ अफ्रीका गेम में थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया। बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड के सामने उनके ऊपर थोड़ा फेथ दिखाना होगा कि एक स्पिनर तो आपको लेके चलना होगा, वरना पेस बॉलिंग खेलना मुझे लगता है कि इंग्लैंड माइंड नहीं करेगा। अगर आप उनको कहीं किसी तरह से अगर उनको आप आउट कर सकते हो तो मे बी वो स्पिन हो सकता है, वो भी लेग स्पिन, तो शायद वो स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। लेकिन विदाउट अ डाउट बॉलिंग पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में बड़ी वीक रही है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर बात करें और वो टॉस जीतते हैं तो ज्यादा उम्मीद यही कि वो पहले वो खुद बैट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि आप देखिए अभी तक जो 2 ही मैच जीते हैं इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में, दोनों पहले बैट करते हुए, दोनों में अच्छे रन्स बनाते हुए, और इस वर्ल्ड कप में उनके जो रन्स आ रहे हैं अभी तक, डेविड मलान और बेन स्टोक्स, जो पिछली पारी है बेन स्टोक्स की आप देखिए क्या लाजवाब पारी थी। तो इंग्लैंड के लिए भी यही है कि भाई आप पहले बैट कीजिए, क्योंकि उनकी नजर होगी वसीम भाई कि ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट दांव पर है। अगर आप हार जाते हैं तो शायद उनका पत्ता भी कट जाएगा। बिल्कुल, एक तरह से आप पहले बैटिंग करके आप पाकिस्तान को भी आप बाहर कर दे रहे हो, प्लस आप अपने भी चांस थोड़े से बढ़ा रहे हो। और ये टूर्नामेंट में कुछ गलती की है जॉस बटलर और इंग्लैंड ने, कि गलत फैसले लिए हैं। पहले जहाँ पे आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी वहाँ पे आपने बॉलिंग कर ली, सामने वाले को इनिशिएटिव दे दिया, उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया और आप वो चेज़ नहीं कर पाए। तो शायद वो गलती नहीं करे, ये पहले टॉस जीत के बैटिंग करे, बड़ा स्कोर बनाए। पिछला मैच भी इसी तरह से जीता है। आपके बॉलर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब एक अच्छा स्कोर आप बनाते हो, प्लस आपके बैट्समैन भी इतने पूरे टूर्नामेंट में, सिवाय वो जो 2 नाम हैं डेविड मलान और बेन स्टोक्स के, वो रन नहीं बना पाए, तो आप और उनको प्रेशर में नहीं डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो थोड़ा फ्री फ्लोइंग खेले पहले बैटिंग करते हुए। तो बेस्ट चांस मुझे लगता है उनके लिए यही होगा कि पहले बैटिंग करे, एक अच्छा स्कोर बनाए और फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले। सर आपने बैटर्स की बात की, अगर जो रूट की हम बात करें, जो इस वर्ल्ड कप में एक अलग रोल के लिए लाए गए थे और उनकी वजह से ही बैटिंग ऑर्डर में बहुत छेड़छाड़ हुई। नंबर 3 पर मलान खेलते थे, आपने उनको ओपन करवाया, नंबर 3 पर रूट को लाया, उनके लिए जगह बनाई। पर रूट का अगर आप ये आंकड़ा देखें तो वर्ल्ड कप 2019 तक एक अलग रूट नजर आते हैं, जहां पर औसत उनकी 51 की है, 133 हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद वसीम भाई 24 पारियों में 27.6 की औसत, कोई शतक नहीं और रन सिर्फ 606। ये रूट 19 वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक वाला, ये वो वाला रूट दिख नहीं रहा है। जी हाँ, मैं खुद भी बहुत सरप्राइज हूँ कि वो जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो आउट हुए हैं पिछले मैच में भी। इस टूर्नामेंट को बड़ा अच्छा शुरुआत किया था, पहले 2 मैच में 2 अर्धशतक बनाए, लेकिन अगेन एक रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए। जो चॉइस ऑफ शॉट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रूट की उस तरह की गेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि वो उस जो बैस बॉल की हम बात करते हैं वो उस रूट में न जाए, क्योंकि वो उनका गेम नहीं है। एज इट इज़ इस अगर टीम में आप देखें तो वो डेविड मलान और जो रूट है जो इस टीम को स्टेबलाइज करते हैं बैटिंग में। डेविड मलान उस तरह से नहीं खेलते हैं, वो अपना टाइम लेके खेलते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं। जो रूट मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सोचना होगा कि किस तरह से उनको अप्रोच करना है, और उनका चलना मुझे लगता है इस 50 ओवर में बहुत ज़रूरी है। अब तो ये टूर्नामेंट तो चला गया, लेकिन इन फ्यूचर क्या उनको इतनी हाई रिस्क शॉट खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं। अगर वो थोड़ी सी नॉर्मल क्रिकेट खेलें तो भी मुझे लगता है कि वो रन अ बॉल स्ट्राइक रेट पे बिल्कुल बैटिंग कर सकते हैं। तो शायद वो इतनी एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलने की ज़रूरत है, वो बेस बॉल के ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। सर आपने कहा सोचने की ज़रूरत है इस टूर्नामेंट में, क्या अब ये भी सोचने की ज़रूरत है रूट को खुद की, क्या वो वाइट बॉल में कंटिन्यू कर सकते हैं? T20 से तो दूर हैं वो, वनडे क्रिकेट भी क्या उनके लिए है? क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं ये छोटे आंकड़े नहीं है,
सैंपल साइज 4 साल का देख रहे हैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद से। वनडे के लिए लग रहा है उनका कि करियर लंबा होना चाहिए। आई मीन वो क्वालिटी तो है उनके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिटनेस भी है। वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है वो अभी भी फिट होते हैं, T20 में शायद नहीं, लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर वो जो कंसिस्टेंसी से हम रन देखते हैं उनको टेस्ट मैच में बनाते हुए, अगर वो उसी तरह से खेलें तो वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है बिल्कुल वो फिट हो सकते हैं। और जॉस बटलर, उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहा नहीं है। बतौर कप्तान उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं आए, बतौर बल्लेबाज 15 की औसत से इस टूर्नामेंट में रन बनाए हैं। तो क्या मैनेजमेंट इन चीज़ों पर भी नज़र रखी हुई होगी? क्या आने वाले वक्त में मॉड साहब हो गए कोच, कप्तान जॉस बटलर, इनका सब कुछ सही चलने वाला? हालांकि बटलर ने ये कहा है कि कैरेबियन सीरीज के लिए मैं अवेलेबल हूं बतौर कप्तान, खुद अपने तरफ से उन्होंने हाँ बोला है। मैनेजमेंट भी देख रही होगी इन चीज़ों को? मुझे लगता है, आई मीन जिस तरह से ECB ऑपरेट करता है, मुझे लगता है कि वो इनको मौका देगा फिर से। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन, तो और इसके बाद में अगेन T20 वर्ल्ड कप है बहुत जल्दी, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो ये पद से हटते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोशिश कर सकते थे इस वर्ल्ड कप में कि थोड़ा ऊपर आएँ, नंबर 5-6 पे। उस तरह के बल्लेबाज जो एक डेंजरस जॉस बटलर हमको पता है वो उस तरह से खेले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि बहुत लेट हो गए। शायद अपना नंबर चेंज करके देख सकते थे, क्योंकि जॉस बटलर हो गए, जो रूट हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, ये सारे खिलाड़ी के रन ना बनाना कहीं ना कहीं खल गया है इंग्लैंड को। तो शायद मुझे लगता है कि बोर्ड उनके ऊपर फेथ दिखाएगा, इतनी जल्दी कोई जल्दी फैसला लेगा नहीं। ठीक है सर, तो आखिर में चलते चलते चलिए मैं वो वाली चीज़ हटा देता हूँ कि 287 रन वाली, इसके अलावा हार और जीत पाकिस्तान इंग्लैंड, कौन फेवरेट है? मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला है। थोड़ा मैं इंग्लैंड की तरफ हूँ कि शायद हो सकता है कि इंग्लैंड जीत जाए ये मुकाबला। भाई अगर इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो टीम जरूर रहेगी जिसने क्रिकेट को इजाद किया या क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन अगर हारती है इंग्लैंड तो फिर उनके लिए मामला गड़बड़ हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए, जैसा पहले कहा, सिर्फ और सिर्फ 287 रन से जीत ही सेमीफाइनल का टिकट दिला सकती है। सर शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।